नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को बेहतर ढंग से पढ़ा, उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी हमने ज्ञात कर लिया या जानकारी ले लिया है। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा हमने पहले भी कहा था। अभी हम लोग उन्हीं विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धौलावीरा दो नहीं बल्कि 3 भागों में बटा हुआ था, अर्थात यहाँ से मध्य शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। आप इसको एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि यह मान लिया जाए कि धौलावीरा शहर है, यह 3 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ से ये जो बीच का शहर देखते हैं, बीच के शहर की जानकारी हमें धौलावीरा से ही मिलती है। इससे पूर्व किसी भी शहर में इस प्रकार की बातें नहीं देखी गई है। इसको ध्यान में रखेंगे कि धौलावीरा 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटा हुआ था, अर्थात यहाँ से मध्य शहरों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की नगर निर्माण योजना थी, खासकर जल मल निकास की व्यवस्था। दोस्तों, वर्तमान में अगर आपको यह देखना हो तो वर्षा के दिनों में पटना चले जाइए, आपको जल मल की व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। आप सही ढंग से रास्ता पर नहीं निकल पाएंगे, जबकि हम बिल्कुल 21वीं सदी में जी रहे हैं। वैसे कंडीशन में वह व्यवस्था नहीं है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जल मल निकास की व्यवस्था देखी गई थी। उसके बाद है लोथल, एक ऐसा शहर है जहां पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग को एक ही घेरे के अंतर्गत रखा गया था। अगर हम इसकी बात करें, यह पूर्वी और पश्चिमी है, यह एक ही घेरे के अंतर्गत रखा गया था। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, एक बार फिर से जान ले कि लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग को एक ही घेरे के अंतर्गत रखा गया था। उसके बाद कालीबंगा में दोनों भाग अर्थात पूर्वी और पश्चिमी भाग को अलग अलग घेरा गया था। अगर हम इसे कालीबंगा मान ले तो पूर्वी भाग को अलग और पश्चिमी भाग को अलग घेरा गया था, लेकिन अगर हम लोथल की बात करें तो दोनों भाग को एक ही घेरा के अंतर्गत रखा गया था। उसके बाद लोथल से सीढ़ीदार नाली एवं जाली लगी हुई नालियों का प्रमाण मिला है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, लोथल से सीढ़ीदार नाली एवं जाली लगी नालियों का प्रमाण मिला है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि व्यापार तथा उद्योग मौजूद थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, व्यापार और उद्योग तीनों मौजूद था। सिंधु घाटी सभ्यता में 9 फसलों की पहचान की गई, जिसमें सबसे प्रमुख फसल गेहूं एवं जौ था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कपास को उगाने का श्रेय सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है और यूनान में कपास को सिंडोम के नाम से जाना जाता था। यूनान में कपास को सिंडोम के नाम से जाना जाता था। इस सभ्यता में आंतरिक और वैदेशिक दोनों तरह के व्यापार थे। अगर व्यापार की बात मैं करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक व्यापार और वैदेशिक व्यापार दोनों प्रकार का व्यापार देखा जा सकता था। यहाँ के लोग राजस्थान के खेतरी से तांबा मंगाते थे, जबकि कर्नाटक के कोलार से सोना मंगाते थे। अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार सुमेर की सभ्यता से होता था। सुमेर के ग्रंथों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार पुनः देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वैदेशिक व्यापार भी किया करते थे। वह खास करके सबसे ज्यादा वैदेशिक व्यापार सुमेर की सभ्यता से किया करते थे। सुमेर के ग्रंथों में सिंधु घाटी के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ ईट उद्योग, वस्त्र उद्योग, मूर्ति उद्योग जैसे कई तरह के उद्योग मौजूद था और यहाँ पर ईंटों का आकार वह 1:2:4 के अनुपात में था। यह सभ्यता बहुदेववादी थी, यानी कि यहाँ के लोग बहुदेवता को
पूजा किया करते थे, लेकिन सबसे प्रमुख देवता जो हुआ करते थे वो पशुपति शिव थे। यहाँ से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता कौन थे, तो सबसे प्रमुख देवता पशुपति शिव थे। उसके बाद यहाँ भी पूजा का विधि यज्ञ करना था। वैदिक सभ्यता में भी हमने आपको बताया कि पूजा का विधि यज्ञ करना था। उसके बाद अगर हम बात करें तो चान्हुद्रों से वक्राकार ईंट यानी कि टेढ़ा मेढ़ा ईंट तो मिला, लेकिन यहाँ से किसी प्रकार के दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। यानी कि चान्हुद्रो एक ऐसा जगह है जहाँ से दुर्ग का प्रमाण हमें नहीं मिलता है। शुद्ध कांगेडोर एक बंदरगाह नगर था। आलमगीरपुर से सैंधव सभ्यता का मोहर मिला है। दोस्तों पुनः एक बार देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि लोथल भी एक बंदरगाह नगर था। अब हम लोग देख रहे हैं कि सुत कांगेडोर भी एक बंदरगाह नगर है। यहाँ सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह नगर है, तो वहाँ पर सुत कांगेडोर और लोथल होगा। वहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर का चयन करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आलमगीरपुर से सैंधव सभ्यता का मोहर मिला है, सील मिला है। रंगपुर से चावल एवं धान के भूसी का प्रमाण मिला है। रंगपुर से चावल एवं धान की भूसी का प्रमाण मिला है, जबकि सैंधव सभ्यता के मोहरों पर गाय का चिन्ह नहीं मिला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, तो गाय का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर पर नहीं देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ के लोगों से मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा एवं लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि सुतकोदता से आपको घोड़े के अस्थि के प्रमाण मिले हैं। शायद हो सकता है वह घोड़ा को घोड़ा के नाम से नहीं जान रहे हों, कुछ और नाम से जान रहे होंगे। आइए पुनः हम एक बार देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के मोहरों पर गाय का चिन्ह नहीं मिला है। इन्हें घोड़े एवं लोहे की जानकारी नहीं थी। थोड़ा सा कैमरा में ठीक कर दूं तो आप और बेहतर ढंग से देख पाएंगे। आप नीचे का बहुत सारा चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आपको बेहतर ढंग से यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पुनः एक बार हम आते हैं कि चान्हुद्रों से वक्राकार ईंट तो मिला, लेकिन किसी प्रकार के दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। रंगपुर से चावल एवं धान के भूसी का प्रमाण मिला है। सैंधव सभ्यता के मोहरों पर गाय का चिन्ह नहीं मिला है। इन्हें घोड़े एवं लोहे की जानकारी नहीं थी। लोथल एक ऐसा शहर था जिसके घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़कों की ओर खुला करते थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि लोथल ही सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ सड़क की ओर खुला करती थी। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से पकाई गई मिट्टी की बनी हुई नारियों की मृण मूर्तियाँ मिली है, जिसे टेरिकोटा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा कैमरा का कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बेहतर ढंग से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार पुनः हम देखते हैं कि यहाँ से पकाई गई मिट्टी की बनी हुई नारियों की मृण मूर्तियाँ मिली है, जिसे टेरिकोटा के नाम से जाना जाता है। यानी हम यह कहें कि मिट्टी का पकाया गया जो कोई भी वस्तु होता है उसे टेरिकोटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। जैसा कि वैदिक सभ्यता में हमने आपको बताया कि यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक समाज नहीं था, बल्कि यह पितृसत्तात्मक समाज था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनती थी। यहाँ सेल खड़ी से मतलब होता है मुलायम पत्थर। एक बार पुनः आप सुनेंगे, यहाँ की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी मुलायम पत्थर की बनी होती थी। यहाँ का पवित्र पक्षी फाकता था और ऐसा माना जा रहा है कि सर्वप्रथम स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ के अधिकांश मोहरों पर एक श्रृंगी सांड के चिन्ह मिलते हैं या चित्र उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। यह भी सवाल आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे। एक बार पुनः आप देख लें, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहरों पर एक श्रृंगी यानी एक सिंग वाला सांड का चित्र उत्कीर्ण
था जो मिलता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का काल कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। उसके बाद मैं आपसे बताऊं कि सुतकोता से घोड़े की अस्थियां मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घोड़े का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे, लेकिन सुतकोता से उसकी हड्डियां, उसकी अस्थियां मिली है। हो सकता है कि उस समय घोड़ा को लोग कुछ और नाम से जानते हों। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो इस सभ्यता के पतन के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे बाढ़ का आना, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी परिवर्तन, महामारी इत्यादि। इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर लिया है। बस थोड़ा सा समय हम आपको लेकर कुछ अपडेट जो अभी आए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर भीरवाना है, जिसे दिसंबर 2014 में खोजा गया था। दोस्तों, अगर इस प्रकार का सवाल आपके सामने आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर भीरवाना है, जो वर्ष 2014 में खोजा गया है। दिसंबर 2014 में खोजा गया है। उसके बाद एक सवाल मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश PCS में पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो वहाँ लहुरा देव भी ऑप्शन में है, वहाँ मेहरगढ़ भी ऑप्शन में है। यहाँ पर आंसर लहुरा देव होगा, जो हाल ही में मिला है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर लहुरा देव होगा। आपको याद होगा कि जिस समय हम इतिहास के बारे में प्रारंभिक जानकारी ले रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, वह था। लेकिन यह सवाल देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हमें भी अपडेट हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझा। अगर आपके सामने भी इस प्रकार का सवाल आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वहाँ लहुरा देव एवं मेहरगढ़ दोनों हो, तो निश्चित रूप से आपका आंसर लहुरा देव के साथ जाएगा। अगर लहुरा देव नहीं होता है तो आपका आंसर मेहरगढ़ होगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने बेहतर ढंग से समझ लिया है, और मात्र जब भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। आप किसी भी PCS का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बैंक बना करके देखिएगा, यहीं से सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि एक दो सवाल आपको इधर उधर से देखने के लिए मिल जाए, नहीं तो लगभग सवाल आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।